संकल्प मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या लेके आते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो जिस दिन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होगा उस दिन दो बातें होंगी कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यानी ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है, ए बी दो वेक्टर है, तो उस दिन प्रोडक्ट कैसा कैसा हो सकता है। एक डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक ठाक, एक डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। अच्छा सर, डॉट प्रोडक्ट को क्या कह सकते हैं? मैंने कहा स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। क्या कह सकते हैं? स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या कह सकते हैं? वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है सर? स्केलर क्यों कहा गया? तो कहने का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमेशा स्केलर रिजल्ट देगा और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमेशा वेक्टर रिजल्ट देगा। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा स्केलर रिजल्ट देगा, ये हमेशा वेक्टर रिजल्ट देगा। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब क्या होता है, ये समझने के लिए अब आते हैं थोड़ा सा लाइन पर। इसमें एक एक चीज पढ़ाया जाएगा, मतलब स्केलर अलग पढ़ाया जाएगा, वेक्टर अलग पढ़ाया जाएगा। और मैं पढ़ा रहा था लाइव पर चूंकि बच्चे ज्यादा नहीं ज्वाइन किए तो मैं वीडियो ही डाल देता हूँ, बार बार डिस्टर्ब हो रहा था तो मैं वीडियो डाल देता हूँ। अब क्या किया मैं, चलिए वेक्टर ए का मतलब समझ लीजिए। कोई चीज ए से चलना शुरू किया, ए से, इसको वेक्टर ए मान लेते हैं। कहां तक गया? बी तक। और यहीं से शुरू किया कोई सी तक, इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं थीटा एंगल बनेगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। अब मैंने कहा कि चलिए इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल के और थीटा जो एंगल होगा वो डाल देंगे तो कोई दिक्कत है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन इनटू cos थीटा। अच्छा सर, किसी दिन हमको किसी ने कह दिया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कोई अपने आप पर चिपक जाएगा। वेक्टर ए यानी बी ए के पास चला आया तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। मैग्नीट्यूड वेक्टर बी नहीं, वेक्टर ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। और कहीं ना कहीं इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। अब आपको अगर मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, तो यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर इस नियम से चलिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि आई कैप डॉट आई कैप अगर कर दे तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का स्क्वायर यानी ये 1 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप और बराबर हो जाएगा के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। इतनी बातें हो गई थी। चलिए अब लगे हाथ, ये बातें हो गई तो हमारा यहाँ ये निकल गया। अब ये दोनों बचा होगा, ये बता दिए। चलिए एक चीज और समझ लीजिए कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। वेक्टर ए और बी का डॉट जो होगा वो बी डॉट ए के बराबर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में जाते हैं। किसी दिन ये पता चला कि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी का। वेक्टर ए ऐसा गया और वेक्टर बी ऐसा गया, तो ये क्या हो जाता है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बनेगा तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी cos 0 का वैल्यू 1 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर ऐसा कुछ हो तो वेक्टर ए पैरेलल होगा वेक्टर बी का। लेकिन अगर दोनों परपेंडिकुलर बना दे, वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर आ जाए वेक्टर बी, तो कितने को ये बात पता है कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। ये आ जाता है आपका क्या? डॉट प्रोडक्ट में 0। अब इस पर 12th बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछा है और मैं इस पर एक बार आपको प्रकाश डालना चाहता हूं इस क्वेश्चन पर। क्या कि अगर क्वेश्चन ने कहा कि अगर वेक्टर ए 0 है, वेक्टर बी क्या है? 0 है, वेक्टर ए भी 0, वेक्टर बी भी 0, तो डॉट प्रोडक्ट जाहिर सी बात है कि ये 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो इसने कहा कि अगर वेक्टर ए भी 0 है, वेक्टर बी भी 0 है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्या उल्टी बात भी सही है? उल्टी बात करने का मतलब क्या कि ए डॉट बी अगर 0 है तो क्या ये दोनों 0 होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर, तब भी ये 0 हो जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ध्यान रहे, ये 12th बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछा है कि अगर वेक्टर ए 0 है, वेक्टर बी 0 है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्या इसकी उल्टी बात भी सही है? तो बिल्कुल नहीं। दोनों क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर हो सकता
है, ध्यान रखिएगा। इतनी कंडीशन हो गई थी डॉट प्रोडक्ट में। अब हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और क्वेश्चन पर चलेंगे, एकदम कुछ क्वेश्चन को लेते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, हम थोड़ा सा चलिए फाइंड द एंगल बिटवीन 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अच्छा आई जे के दे दिया तब तो बहुत परेशानी हो जाएगी। 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब इसमें तो हमारी परेशानी शुरू हो गई, इसी में परेशानी हमारी शुरू हो गई। अब हम क्या करें क्या करें क्या करें? सर आप तो वेक्टर ये बता चुके हैं, ये मैग्नीट्यूड ये सब निकालना, मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, एंगल थीटा निकालना है तो ए डॉट बी निकलना चाहिए। अब ए डॉट बी कैसे निकलेगा? तो उस दिन हमें याद आएगा, यहाँ पर मैं कंडीशन लिख देता हूँ, नेक्स्ट कंडीशन कि वेक्टर ए बराबर x1 i कैप प्लस x2 j सॉरी y1 j कैप प्लस z1 k कैप है। अब वेक्टर बी बराबर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। अच्छा सर ऐसा होगा? तो हाँ सर, हाँ 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 हाँ। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा दिमाग को एकदम झनकाते हैं। क्या कि अगर ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी का मतलब हो जाता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है, k कैप इंटू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो यहां पर आपको एक बात दिमाग में नया चीज निकल कर आएगा, क्या कि अगर किसी दिन हम मल्टीप्लिकेशन करें तो x1 x2 करेंगे, x1 इंटू x2 i गुना होकर 1 आएगा। अच्छा सर ठीक है, बहुत बढ़िया। सर क्या इसका गुना इससे होगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा, x1 इंटू y2 भी होगा और i डॉट j हो जाएगा। सर आई डॉट जे कहाँ गया? यहाँ तो आई डॉट जे है नहीं, आई डॉट जे गया कहाँ? तो मैंने कहा सोचो सोचो सोचो, आई और जे, आई जे कैसा था? हमेशा परपेंडिकुलर बनता है, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। यानी आई जे, आई डॉट जे हमेशा रिजल्ट क्या देगा? परपेंडिकुलर होने का मतलब ए डॉट बी बराबर 0। तो एक और बात यहाँ निकल कर आती है, क्या आई डॉट जे बराबर होगा जे डॉट के अब बराबर होगा आई डॉट के, ये सब 0 के बराबर हो जाएगा। तो जिस दिन ये बंदा इसके पास गया 0 दे देगा, ये बंदा इसके पास गया 0 दे देगा, अब ये बंदा इसके पास गया 0 दे देगा, क्योंकि उल्टा भी तो होगा, जे आई 0 हो जाएगा। ये बंदा इसके पास गया तो क्या आ गया? y1 इंटू y2। अच्छा ये बंदा इसके पास गया फिर 0, वही z1 इंटू z2 आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। इसी से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो दो बातें ध्यान में आ गई कि आई दोनों बराबर होगा तो 1 देगा डॉट में, ध्यान रखिएगा, हर बातें यहाँ डॉट की चल रही है, क्रॉस में फिर अलग कहानी बनेगी, दुनिया अलग हो जाएगी उसकी, तो उसकी दुनिया यहाँ मैच नहीं कराना है। यहाँ जो मैच होगा वो दोनों सेम अगर होगा तो 1 होगा, और दोनों अगर अलग अलग होगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए वेक्टर बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने में बच्चे लोग का दम टूट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और मैं कुछ दिन बाद एक और वीडियो डालूंगा जिसमें कुछ दिन वेक्टर खत्म करने के बाद मैं डालूंगा क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पाराबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पाराबोला, हाइपरबोला, ये सब को पूरी तरह से एकदम अच्छा से निकाल कर इसको बताएंगे, ताकि आप लोग को क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। चलिए इसको ए और इसको बी मान लिया, तो अब तो डॉट प्रोडक्ट निकालना एकदम इजी हो गया। आई वाला आई के साथ गुना होगा तो 6 2 जा 12। चलिए अब यहाँ क्या है? प्लस माइनस, यानी माइनस 3 गुना 6। चलिए बहुत बढ़िया, माइनस प्लस माइनस 2, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यानी 6 घटेगा तो 6, 6 में से 2 घटेगा तो 4। ये तो डॉट प्रोडक्ट में आ गया, डॉट प्रोडक्ट में आ गया। अच्छा सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब उस दिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी निकलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या निकलेगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 4 4 8 9, यानी कहीं ना कहीं 3 दिख रहा है हमको। वेक्टर बी क्या निकलेगा? तो 6 का स्क्वायर रूट अंडर 36, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी हमको 7 दिख रहा है। 36 4 40 49 49 7 7 49 7। बढ़िया बढ़िया।
तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये एंगल निकालने का भी तरीका हो गया। गौर से देखिए, ये दोनों को यहां मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो डॉट प्रोडक्ट कितना दे रहा है 4, डॉट प्रोडक्ट कितना है 4, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है 3 और 7, ये कितना आ जाएगा 4/21। मेरा आंसर फटाफट आ गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चा इस क्वेश्चन को एकदम हलवा की तरह हम बनाएंगे। कहता है कि वेक्टर ए है 2x1 और वेक्टर बी है 4 - 2 - 1। तो कहता है दोनों परपेंडिकुलर है तो वेक्टर ए निकाले। तो कहीं ना कहीं हमको x1 x2 x3 दिख रहा है, x1 y1 और z1 दिख रहा है, ये x2 y2 z2 दिख रहा है। बस इसका तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये कहानी को हमारा एकदम इजी कर दिया। तो इसको गुना करिए 8, ठीक है, अब -2x -2 = 0। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 6 = 2x, तो x = कितना आ जाएगा 3। एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कहता है अल्फा बीटा गामा तीन दिया हुआ है साइड। पूरा क्वेश्चन को मैंने नहीं लिखा है, पूरा समझाते हैं। ये कहता है अल्फा बीटा गामा आर 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन कुछ और कह दिया, क्वेश्चन कह दिया कि सो दैट अल्फा बीटा गामा इज राइट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इज साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूव करने के लिए कहता है। तो मुझे ये पता नहीं कि ये राइट एंगल है कि क्या है। पहली बात, आप अगर शो करने के लिए, अगर आप बोर्ड का क्वेश्चन बना रहे हो तो बोर्ड का क्वेश्चन अगर बनाने के लिए बैठे हो तो जब सो दैट होगा तो आपको शो करना होगा। तो पहली बात तो ये होता है कि ये क्या है, ये क्या है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है तो इसमें अल्फा बीटा गामा 3 होगा। तो कहता है कि सबसे पहले तो ये प्रूव कीजिए कि ये ट्रायंगल का है कि नहीं है। तो ट्रायंगल का रूल क्या कहता है, मैंने एक बार बताया था कि ट्रायंगल का रूल कहता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे कि पहले मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा निकाल ले। मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा 1 + 9 + 25, यानी कहीं ना कहीं √35 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, cos बीटा कहते हैं, बीटा का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 1 + 16, यानी √21। चलिए बहुत बढ़िया। और cos गामा का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा 9 + कितना 4 + 1, यानी √14। अब हम कैसे जानेंगे कि सर रूट में, सब रूट में आ गया तो कौन कैसे है। तो देखिए ये जो होता है 36 यानी 6 × 6 = 36, यानी अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास ही है, तो इसको 6 ही मान लीजिए। चलिए ये 21 क्या हो जाता है, किसका 4 × 4 = 16, 50 × 25, यानी अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग है, यानी 4 पॉइंट समथिंग मान सकते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 मानिए ना, 50 × 25, हाँ अप्रोक्सीमेटली 5। ये क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, अप्रोक्सीमेटली 4 हो जाएगा। अब आप किसी दो को जोड़िए, किसी दो को, इसको जोड़िएगा तो इससे बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इस दोनों को जोड़िएगा तो इससे बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इस दोनों को जोड़िएगा तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो ट्रायंगल का ये साइड तो है ही, ट्रायंगल का साइड है ही, क्योंकि ट्रायंगल का साइड कहता है कि सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब दो साइड का सम जो होना चाहिए तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल का साइड है। पहली बात तो ये प्रूफ हो गई। अब दूसरी बात कीजिए। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी दिन पता चल जाए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूव करने के लिए कहता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो सबके बीच में एंगल बनेगा। तो अल्फा × बीटा अगर बनाते हैं, अल्फा × बीटा का एंगल निकालते हैं दोनों के बीच में, तो 2 × 1 = 2, ये क्या हो जाएगा -3 × 1 = 3, ये 4 × 5 = 20, यानी -20, यानी कहीं ना कहीं ये घट के 2 -1 यानी -21 आ गया। चलिए अब बीटा × गामा निकाल ले। बीटा × गामा 3 × 2 = 6,
3 2 जा 6 और ये क्या हो गया -2 ये -6, ये 0 आ गया। चलिए बीटा और गामा के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब बीटा जो है वो गामा पर या गामा जो है वो बीटा पर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यानी ये पहली बात तो मैंने प्रूफ कर लिया कि ट्रायंगल का साइड है, दूसरी बात प्रूफ कर लिया कि दोनों के बीच कोई एंगल 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर जिसको समझ में नहीं आएगी वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मिलिए इस क्वेश्चन से। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन कहता है कि अल्फा डॉट बीटा, बीटा डॉट गामा, गामा डॉट अल्फा क्या होगा जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है 0 है। और कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ गामा 1 है। अब इसको कैसे बनाए क्या दे दिया हमको तो समझ में आ ही नहीं रहा है। ये करेंगे क्या इसमें, तो सोचिए कुछ सोचिए। चलिए मैं सोचता हूँ, हटाइए, ज़्यादा सर दर्द करने की जरूरत नहीं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 दे रहा है। ठीक है, अब किसी दिन किसी बंदे ने हमसे कहा कि सर इसको अगर अल्फा डॉट प्रोडक्ट कर दे तो 0 इंटू अल्फा। मैंने एक क्लास में बताया था और रील्स में भी डाला था कि 0 के इस पार उस पार जाने से कुछ भी बदलाव नहीं आता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। अब ज्यों ही इसको गुना करेंगे तो अल्फा डॉट अल्फा हो जाएगा प्लस अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दिमाग मत लगाने लगे कि बीटा डॉट अल्फा होगा, क्योंकि ए डॉट बी बराबर हो सकता है बी डॉट ए के। मैंने लिख दिया है कहीं पर यहाँ है। चलिए, और प्लस अल्फा डॉट गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक और बात, अल्फा डॉट अल्फा तो दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए डॉट ए कहाँ इसमें नहीं लिखे, हाँ ए डॉट ए मैग्नीट्यूड तो 1 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू अल्फा डॉट बीटा प्लस क्या हो जाएगा अल्फा डॉट गामा इज इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा डॉट गामा इज इक्वल टू 0, सॉरी -1, 1 हो गया। अब अगर इसी तरह सिमिलरली अगर ऐसा ही काम करें, हम बीटा कर दे तो कितने को दिख गया कि अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब तीसरा काम कर देंगे तो अगर इसमें गामा से गुना कर दें तो अल्फा डॉट गामा प्लस बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़िए, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो देखिए तो अल्फा इंटू बीटा 2 जगह है तो ये 2 कॉमन ले सकते हैं, अल्फा डॉट बीटा, ठीक है, अब प्लस अल्फा इंटू गामा तो अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, इसी का ना वैल्यू पूछ रहा है, इसका टू -3 हो जाएगा, इसी का ना वैल्यू पूछ रहा है। तो ये अगर 2 इधर चला जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा -3/2। ये इसका आंसर हो गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। हाँ तो बच्चा लोग इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही खतरनाक पूछा है। देखने में तो बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक पूछा है, लेकिन बनाने में भी इजी है। अच्छा ये फॉर्मूला तो सब नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं, तो जरूरत नहीं है। बोर्ड मेरा इंगेज किए हुए, एक तो मेरे पास छोटा सा बोर्ड है और उसको भी ये इंगेज करके रखा हुआ है, तो बेटा मैं बनाऊंगा कैसे। और इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, मैक्स विथ XY Z एक्सिस। चलिए यहाँ से इसको भी गैप करता हूँ ताकि हमको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि ये जो वेक्टर है ये कहीं ना कहीं मैंने बताया था कि स्पेस में घूम रहा होगा। स्पेस में घूम रहा होगा तो ये कहता है कि X एक्सिस Y एक्सिस Z एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का 2 तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक डायरेक्शन कोसाइन याद है, डायरेक्शन कोसाइन याद है। डायरेक्शन कोसाइन से क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये क्या हो जाएगा 3 का 9 प्लस 6 का 36 प्लस 4, यानी कहीं ना कहीं 7 आ जाएगा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
3/7, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/7। ये याद रखिएगा, एंगल पूछेगा तो कॉस इनवर्स को उधर ले जा सकते हैं। कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -6/7, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -6/7, सॉरी कॉस इनवर्स -6/7। अच्छा, आंसर में जो देगा वो हमेशा देगा कॉस इनवर्स, नहीं कॉस इनवर्स में नहीं, कॉस थीटा में थोड़े है, हटाइए। चलिए, कॉस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/7, यानी गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2/7। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन सर इसको दूसरा तरीका से बना सकते हैं, कुछ ना कुछ और कुछ बताइए। मैंने कहा हाँ बता सकते हैं, इसको 7 है ना, दूसरे तरीका से बना सकते हैं। अब कितने को पता चल गया कि अल्फा बीटा गामा, यानी इसका यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो अगर आई कैप का मैग्नीट्यूड निकाले, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप के मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड निकाले, सबका मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा। हाँ सर, बढ़िया। अच्छा, आई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 1 0 0, इसका क्या होता है 0 1 0 और इसका 0 0 1। तो किसी दिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर आई कैप हो जाए तो कितने को दिखा कि ये गुना होगा 3 × 1 और बाकी दोनों 0। चलिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या निकलेगा, जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा -6, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर के कैप, वो क्या निकलेगा 2। अब इसका मैग्नीट्यूड से गुना कर दिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना निकला है 7, इसका 1 यानी 3/7, इसका 7 और इसका भी 7 निकल गया, वही चीज इजी बने। वैसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन बहुत इजी था, इस पर समय देना बेकार है।